Ayurveda treats the individual. Ayurveda treats the Agni. Ayurveda does not treat the virus. आयुर्वेद जो अर्थवेद का उपांग है उसको एड ऑन ट्रीटमेंट ही रखा गया है। आरटीआई का रिप्लाई और आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस इस बात को बताती हैं कि पेशेंट के पास कोविड-19 पेशेंट के पास चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे अन्य बीमारियों में अगर पेशेंट चाहता है कि हम एलोपैथी से ट्रीटमेंट ना लें, हम आयुर्वेद से, होम्योपैथी से या यूनानी से ट्रीटमेंट लें, तो वो चॉइस पेशेंट के पास नहीं है। समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये स्वस्थ की डेफिनेशन है आयुर्वेद अनुसार कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, जिसका दोष धातु अग्नि समान अवस्था में हो, मलादि क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो एवं जिसकी आत्मा मन एवं इंद्रियां प्रसन्न हो, इति स्वस्थ कहा गया है। तो कुल मिला के जो आयुर्वेद में स्वस्थ का कॉन्सेप्ट है वो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली। अब बट ये जो डेफिनेशन है वो कुछ डिफाई होती नज़र आ रही है। हवा में तीर चलाना शुरू कर दिया है। अभी कल WHO की चीफ का स्टेटमेंट है कि अब दोबारा से सेकेंड वेव आने वाली है, बहुत डेंजरस वेव होगी। वो अच्छा खासा इंसान जो स्वस्थ है वो इनके हिसाब से बीमार हो जाता है RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव हो जाने से। एसिम्प्टोमेटिक आदमी इनके हिसाब से कैरियर बन जाता है, जबकि इसकी कोई रिसर्च स्टडी इनके पास नहीं। अभी पीछे ही WHO का ही बयान था कि एसिम्प्टोमेटिक्स जो है कैरियर्स नहीं होते। अगले दिन इन्होंने तुरंत वो चेंज कर दिया अपना बयान। From the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. तो बेसिकली विदाउट एनी स्टडीज़ इन्होंने अपना स्टडीज़ जो है निकाल दी हैं, और वैसे ही मेडिकल सोसाइटीज़ जो है डॉक्टर्स को आगे इंडोक्ट्रिनेट कर देते हैं। ये चीज़ें कहीं से ऐसा नहीं आता है कि आपको कहीं से कोई स्टडी आपने की है, कोई रिसर्च की है, उस पर ही कोई डॉक्टर बोल रहा है। जैसा वहाँ से पढ़ाया जाता है वैसे ही डॉक्टर्स आगे बोलते हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि प्लीज़ एटलीस्ट यूज़ योर ऑन ब्रेन। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जिनका ना कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री रहा है, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, बट फिर भी वो उस RT-PCR से पॉजिटिव आए हैं। और बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे, RT-PCR पॉजिटिव थे, बट उनके साथ में रहने वालों को जो है इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो पॉजिटिव भी नहीं निकले। कनिका कपूर का एग्जाम्पल तो बहुत फेमस एग्जाम्पल, उस पार्टी में से कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला जिसमें वो गई थी। वो 11 दिन अपने जहाँ रिलेटिव के यहाँ कानपुर में रही, वहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नहीं निकला। तो बिना किसी रिसर्च पे आधारित आप अंधाधुंध हवा में तीर चलाते हुए आप इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और मैं आयुर्वेद से मैंने स्टार्ट क्यों किया, स्टार्टिंग इसलिए किया बिकॉज दिस टाइम द रूलिंग पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी। ओह नो, I will say the ruling party is Modi Shah party rather, and but फिर भी they belong to भारतीय जनता पार्टी, and भारतीय जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, जो उसको बहुत मानते हैं, उनका एक चीज़ कहना है, चाहे जो भी हो, इकोनॉमी को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। ये मैं उन लोगों की बात बता रही। लेकिन अगर मोदी गया तो हिंदुत्व गया, तो इसलिए हिंदू को अगर जिंदा रखना है तो मोदी को रखना जरूरी है। हिंदुत्व की बात करती हूँ, मैं मानती हूँ आप लोगों की बात, ठीक है, मोदी है तो हिंदू है, ऐसा आप लोगों का मानना है। तो आई एम जस्ट आस्किंग ना कि जो इतना स्वदेशी बचाव हो रहा है, आयुर्वेद को प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? आयुर्वेद इज नॉट काढ़ा। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अश्वगंधा ले लिया, इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, आपने गिलोय ले लिया तो आप जो है बिल्कुल सब प्रकार के जीर्ण जड़ों को आप डिस्कार्ड कर देंगे। नो, little knowledge is a very dangerous thing. Why don't they adopt the principles of Ayurveda? I am saying, अगर principles of Ayurveda adopt किए होते ना तो आज पूरी दुनिया पागल बन रही है, और WHO के चक्कर में आप भी पागल बन रहे हैं। आप पागल नहीं बन रहे होते। क्यों आप बेसिक आयुर्वेदा जो है स्कूल्स के करिकुलम में आप मेंशन नहीं करते हैं? क्योंकि इंसान अगर आयुर्वेदिक तौर तरीक़ों के हिसाब से, आयुर्वेदिक सिद्धांतों के हिसाब से ज़िंदगी को जीना सीख लेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद में 2 तरीके के रोग होते हैं, निज एवं आगंतुज। एवं निज और आगंतुज दोनों तरीके के रोगों में चिकित्सा जो होती है
वो वात पित्त कफ दोष आधारित अग्नि आधारित होती है। आज कोविड-19 है, कल कोई और वायरस आ जाएगा। पहले सार्स कोविड-1 था, सार्स कोविड-2, फिर कल कोविड-3, कभी पैंडेमिक 1, पैंडेमिक 2। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाउअडेज मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा इज कि मॉडर्न साइंस का फोकस रहता है दे आर डूइंग compassionate use of unapproved drugs से they are finding the drug to treat the virus. But what Ayurveda does, Ayurveda treat the individual. Ayurveda वायरस की चिकित्सा नहीं करता, आयुर्वेदा व्यक्ति की चिकित्सा करता है। और व्यक्ति की चिकित्सा जो है त्रिदोष आधारित होती है, वात पित्त कफ आधारित होती है, वह अग्नि आधारित होती है, स्त्रोतस आधारित होती है। आयुर्वेद दोष की चिकित्सा करता है, आयुर्वेद धातुओं की चिकित्सा करता है, आयुर्वेद गुणों की चिकित्सा करता है, आयुर्वेद स्त्रोतस की चिकित्सा करता है, आयुर्वेद अग्नि की चिकित्सा करता है। काय चिकित्सा इन आयुर्वेद मीन्स treatment of an individual. काय also means अग्नि, treatment of the अग्नि। आयुर्वेद का मानना है कि most of the diseases अग्नि मंद से होती हैं, अग्नि मंदता से आम बनता है। स्त्रोतस जो है हमारे शरीर के, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, उसी की वजह से आम के बनने से ओजोक्षय होता है, जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हैं, उसी की वजह से इम्यूनिटी डेफिशिएंसी होती है। तो वंस यू बूस्ट अप योर अग्नि तत्व, इट विल help in cleaning your स्त्रोतस and this will ultimately boost up your immunity. आप जितना मर्जी अश्वगंधा खा लीजिए, आपका इम्यूनिटी तब तक बूस्ट नहीं होगा जब तक आपका स्त्रोतस क्लीन नहीं है। आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा समझना होगा। हर किसी व्यक्ति में गर्म पानी फायदा नहीं देगा। जिसका पित्त प्रकोपित है उसको आप बोलें गर्म पानी पीजिए, वो उसको नुकसान देगा। तो आयुर्वेदा में वन फॉर्मूला फिट फॉर ऑल नहीं होता। हर व्यक्ति की चिकित्सा उसके प्रकृति के हिसाब से की जाती है और हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न प्रकार की होती है। और गिलोय बिकॉज इट इज अ त्रिदोष शामक त्रिदोष स्थापक, जो मेडिसिन तीनों दोषों पे कार्य करती हैं, वो मेडिसिन वन फिट फॉर ऑल हैं। पर हर मेडिसिन ऐसे नहीं होती हैं जो तीनों दोषों पर कार्य करती हैं। कुछ वात को एग्रेवेट करती हैं, कुछ कफ को डाउन करती हैं, कुछ पित्त को एग्रेवेट करती हैं, कुछ वात को डाउन करती हैं। इवन आयुर्वेदा में जो ऋतु अनुसार भी अनुपान पथ्य ऋतुचर्या, कैसे ऋतु में रहना है, कैसे सोना है, कैसे अन्न खाना है। आयुर्वेदा में 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण इज फॉर रेगुलेटिंग द वाता। तो इन रसों के आधार पर, काल के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर जो है दोषों का प्रकोप, संचय इत्यादि, संशमन इत्यादि होता रहता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर इंसान को समझने चाहिए। और यदि इस हिसाब से लाइफ अगर हर कोई जिएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको बीमारी, निज दोषस बीमारी नहीं होगी। आगंतुज बीमारी का कुछ नहीं कहा जा सकता। बट अगर आप वायरस को आगंतुज श्रेणी में भी रखते हैं तो आगंतुज श्रेणी की चिकित्सा भी आयुर्वेद में वात पित्त कफ त्रिदोष अनुसार, अग्नि अनुसार ही की जाती है। Ayurveda treats the individual, Ayurveda treats the Agni, Ayurveda does not treat the virus. आज आप इस वायरस का ट्रीटमेंट खोज रहे हैं, आज आप उस वायरस का ट्रीटमेंट खोज रहे हैं। एंड अगर आप इसको जनपदोध्वंस मानते हैं तो आपने जनपदोध्वंस इसको कैसे मान लिया? महर्षि अग्निवेश ने बोला था, प्रकृति आदि भोवा मनुष्याणाम ये भावा समान्या तद्वगंताय समान काला समान लिंगाश्च व्याध्यो अभिनवर्माना जनपद उद्वनश्यन्ति। मतलब कि प्रकृति आदि भावों के एवं अन्य प्रकार के भावों के असमान होने पर भी, हर व्यक्ति की प्रकृति असमान होती है, मैंने आपको बताया। तो प्रकृति आदि भावों के असमान होने पर भी समान काल में समान प्रकार के लक्षण उत्पन्न करने वाली व्याधि जो जनपद का विनाश कर देती है, दैट इज जनपदोध्वंस। समान काल में कोविड-19 आया, बट समान लक्षण वाली व्याधि तो नहीं है। और जनपद के जनपद तो नष्ट नहीं हो रहे हैं। और लॉकडाउन खुल गया था, जिन लोगों को पॉजिटिव आए हैं, आप खुद देख लीजिए ना, 4 लाख के करीब कंफर्म केसेस हैं और उसमें से जो है आप देख लीजिए 2 लाख से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। तो जनपदोध्वंस के जो 3 लक्षण हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समान काल में
समान लक्षण और जनपद के जनपद नष्ट हो जाना। जनपद के जनपद नष्ट नहीं हो रहे हैं, समान लक्षण भी क्या हो रहे हैं। लक्षण है इसका breathlessness, dyspnea is the common symptom of many diseases. It is found in pneumonia, COPD, emphysema, acute respiratory infections में भी, and मतलब बहुत common symptom है ये। बहुत से blood related disorders में, circulatory system disorders में it is a very common symptom। आप अगर देखिए तो pneumonia, pleurisy, emphysema, asthma, bronchitis से मरने वालों की जो संख्या थी, मैं मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ्स का 2017 की बात कर रही हूँ, तो वो 1,29,618 गई थी। और 4 करोड़ तक, आप जो बढ़ते हुए आंकड़ों से घबरा रहे हैं, उसे घबराने की क्या ज़रूरत है। 4 करोड़ तक जो है आंकड़े हर साल जो है जाते हैं, ये ट्रेंड रहता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। आज कोविड-19 है तो आपने कह दिया कोविड से मर जा रहे हैं। आप यहाँ तक कि समान लक्षण तो छोड़िए, लोग कह रहे हैं कि भाई कोविड जिसको हो जा रहा है ना, तो डायबिटीज़ वाला बंदा भी हो या कोई भी बीमारी से ग्रसित बंदा हो, वो बहुत जल्दी मर जा रहा है, उसका लाइफ स्पेन कम हो जा रहा है। आपको पता है 2017 में डायबिटीज़ से कितने लोग मरे थे? 65,441। रीनल फेलियर से कितने मरे थे? 34,966। और से बुखार से, जिसको बोलते हैं पैरोक्सी ऑफ अननोन ऑरिजिन, फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन, उससे मरे थे 4,913 लोग। और जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं उससे मरे थे 4,79,091। उसमें से भी बहुत से लोग कहते हैं कि भैया 22 साल का बंदा अचानक मर गया, अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया, सब कोविड की वजह से। ऐसा नहीं है। 25 से 34 साल के लोग सर्कुलेटरी डिसऑर्डर से मरने वाले थे 20,039 2017 में। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरने वाले 25 से 34 साल के बीच वाले थे 6,020। और टीबी, मलेरिया वगैरह इन्फेक्शियस डिजीज से मरने वाले 15,825। और 35 से 44 साल की उम्र में जो कार्डियक डिसऑर्डर से मरने वाले थे 35,495। और 20,554 लोग जो थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मरने वाले थे। और जो 45 से 44 वर्ग के बीच की जो डेथ्स की रिपोर्ट है वैसी है कि उसमें सर्कुलेटरी डिसऑर्डर से मरने वालों की संख्या थी 71,312। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरने वालों की संख्या थी 17,199। और इन्फेक्शियस डिजीजेज जैसे टीबी जैसी बीमारियों से मरने वालों की संख्या थी 23,762। और दूसरा सबसे बड़ा मिथ कि जो भाई ओल्ड एज है उनके लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो क्या पहले नहीं मरते थे लोग? 70 साल की उम्र से अधिक के वर्ग के जो व्यक्ति थे वो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स मतलब दिल के दौरे आदि बीमारियों से मरने वालों की संख्या उसमें थी 1,64,187। और श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरने वालों की संख्या थी 40,040। तो अब आप मुझे बताएं, क्या उस समय कोविड-19 था? अब आप लोगों का अटेंशन इसलिए इस तरफ आ गया है क्योंकि ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ हेटेरोसजेशन, कि जैसा दिखाया जाए आप वैसे ही उसको इनकलकेट करें। यूज़ ऑटो सजेशन, अपना दिमाग लगाएं और देखिए व्हाट इज साइंस। साइंस इज कि आप वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये क्वेश्चंस करें। साइंस इज़ नॉट दैट कि जो आपको मिले उसको आप रेक्टिफिकेशन कर लें, उसको आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। And one more thing, we all know this thing from the very beginning कि virus is a non-living organism, it cannot be killed. अब ये आम जनता के लिए मैं बता देती हूँ, वायरस जो है जीवित और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। बिकॉज यू नो वायरस जो है शरीरों के बाहर अदर आइमर से, चाहे वो एनिमल का हो, ह्यूमन का हो, प्लांट का हो, उसके बाहर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जबकि बैक्टीरिया जो है जीवित है, दैट कम्स अंडर यूकैरियोट्स, वो होते हैं यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है। वायरस में न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। वायरस में सिर्फ एक जीनोम होता है, कोई जेनेटिक मटेरियल, वेदर मे बी द RNA और DNA, एंड इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट बॉडी, वाइल द बैक्टीरिया एक जीवित प्राणी की तरह किसी होस्ट बॉडी के बाहर भी वैसे ही जीवित रहता है जैसे होस्ट के अंदर रहता है। तो इट कैन रिप्रोड्यूस इवन आउटसाइड द होस्ट बॉडी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई हाउ डज दिस थ्योरी केम आउट कि वायरस इतनी देर जो है मेटल पे रहेगा कि भाई आप लिफ्ट का बटन भी मत छूइए। किसी अगर कोविड पॉजिटिव ने छुआ होगा और आप वहाँ छुएंगे, फिर उसी से अंदर अपना आँख, मुँह, नाक छुएंगे तो आपको
प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये थ्योरी कहाँ से आया कि इसका मैंने पढ़ा, तो CDC की साइट में लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो CDC की साइट में लिखा था कि ये जो वुहान के जो जनरल वार्ड और ICU जहाँ पे COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स रखे गए थे, उधर इन्होंने वहाँ का फ्लोर्स का सैंपल लिया गया, फर्श का, और वहाँ का जो वर्क स्टेशन है वहाँ पर जो कंप्यूटर, माउसेस, कीबोर्ड्स का सैंपल लिया गया। इवन हेल्थ वर्कर्स के जूतों के सोल का सैंपल लिया गया, एंड दे फाइंड कि हर सैंपल पॉजिटिव आया है RT-PCR टेस्ट में, और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हर सैंपल पॉजिटिव आया। व्हाट्स अ बिग डील। तो इस बात से इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जहाँ भी कोरोना के पेशेंट रखे जाते हैं तो वो जो अपना वायरस होता है ना, वो हर जगह ट्रांसमिट कर देते हैं। और उन्होंने ये भी बताया हमारे पास, बट द टेस्ट ये तो बता रहा है कि प्रेजेंस है वायरस, बट देयर इज 2 लिमिटेशंस, एंड व्हाट आर दोज 2 लिमिटेशन? दोज 2 लिमिटेशंस आर कि एयरोजोल, जो ये एयर में जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो कितनी दूर तक होता है, ये हम नहीं निकाल पाए। दूसरा, ये जो फ्लोर में, जूतों की सोल में जो वायरस प्रेजेंट है वो कितना वायबल है। वायबल मतलब उसमें कितनी पोटेंसी है कि आपको इन्फेक्ट कर पाए। तो जब आप ये 2 बातें निकाल ही नहीं पाए तो आपने इस चीज़ से कैसे ये इतना अंधे में तीर कि जाओ उस कमरे में तो PPE किट पूरा पहन के जाओ। अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी गर्मी है, मतलब इंसान लूज कपड़े पहनता है और ऐसे कपड़े पहनता है जैसे हवा आ जा सके। इतनी गर्मी में बेचारों हेल्थ वर्कर्स क्या, आयुष डॉक्टर्स को वो थर्मामीटर स्कैनिंग के लिए चुंगियों पे खड़ा कर दिया जाता है। क्या हाल होता होगा उस PPE किट में। कैन यू इमेजिन? इंडिया का एटमॉस्फेयर ये नहीं झेल सकता। एंड जस्ट फॉर दिस स्टडी, आयुर्वेद को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप आयुर्वेद को सिर्फ जो आपने काढ़ा वगैरह तक सीमित रखा है, ये नहीं है। आयुर्वेद बहुत कुछ है। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को अपनाइए तो भटकना बंद कर देंगे। आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस होता है, निदान पंचक पूरा है आयुर्वेद का, निदान, पूर्व, रूप, उपशय, संप्राप्ति। इसका ज्वर प्रतिशय के हिसाब से, सन्निपात ज्वर के हिसाब से इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है आयुर्वेद में। फेफड़ों की मजबूती के लिए क्या दवाइयाँ आयुर्वेद में नहीं हैं। आयुर्वेद में आप नारदी लक्ष्मी विलास रस दीजिए, ब्रह्म रसायन दीजिए, वसंत मालती रस दीजिए। द प्रॉब्लम इज आयुर्वेद में कोई कमी नहीं है, कमी चाहिए होती है औषधियाँ। प्रॉब्लम इज इन द मेडिसिन, देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन, एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैन प्लेज $15 million टू गावी इंटरनेशनल, बट हमारे आयुर्वेद में अभी तक CCRS बनने के बाद भी अभी तक कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स नहीं है। इतना करप्शन है कि मतलब इतना करप्शन है कि टेंडर्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चर के ऐसे पास हो जाते हैं कि ये भी नहीं देखा जाता उसमें क्वालिटी जो है। इवन सिंपल हिंग व अष्टक चूर्ण में हिंग भी नहीं होती है तो भी टेंडर्स पास हो जाते हैं। तो आयुर्वेद को आपने सिर्फ उसको भी एक बिजनेस ही बना दिया है, और मेडिकल साइंस को तो बिजनेस बना ही दिया, उसको तो कॉर्पोरेटाइजेशन भयंकर रूप से हो गया। और WHO के हिसाब से ही जो है ये क्लिनिकल ड्रग्स एंड ट्रायल्स रूल जो है लाए गए 2019 में, बिकॉज जो ड्राफ्ट आया था 2018 में स्वास्थ्य अधिकार मंच की PIL के फलस्वरूप जो ड्राफ्ट आया था उसमें 60% ऑफ द कंपनसेशन जो है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है ट्रायल्स के दौरान तो 15 दिनों के अंदर स्पॉन्सर को करना होगा, ये प्रावधान था। परंतु WHO के इंटरफेरेंस के कारण कि यदि ऐसा कंपनसेशन के ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे तो स्पॉन्सर्स जो है इंडिया में नहीं रहेंगे, स्पॉन्सर चले जाएंगे, ऐसा कहा गया। उसी के बाद जो है 2019 के रूल्स आए, जिसके हिसाब से जब ये प्रूफ हो जाएगा कि मृत्यु जो है क्लिनिकल ट्रायल की वजह से हुए तभी कंपनसेशन दिया जाएगा। आप कराते रहिए आप प्रूफ कोर्ट में और मिल गया आपको कंपनसेशन। उसके बाद आपने जो न्यू ड्रग की कैटेगरी में आपने रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन्स एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग सब रख दिया। एंड अब ये जो नई वैक्सीन आ रही है, नोवल वैक्सीन, इसके लिए एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं। पहली बात तो फ्लू वैक्सीन्स आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव अगर वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से भी बने तो, बिकॉज वायरस कीप्स ऑन म्यूटेटिंग। एंड लोग कहते हैं कि विदेशों में मौतें 80,000 लोग हर साल फ्लू से मरते हैं अमेरिका में, फ्लू शॉट्स लेने के बावजूद भी। और दूसरा, इस बार तो ट्रेडिशनल वे से बन नहीं रहा है वैक्सीन। इनका तो कहना है कि वैक्सीन आपकी खुद की बॉडी बनाएगी, हम तो सिर्फ जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है। तो फास्ट ट्रैक एक तो एकमात्र बहाना है इनको अपनी योजना पूरी करने का। वैक्सीन को एक्सेलरेट करेंगे, फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे, मैसेंजर RNA वैक्सीन लाएंगे। हाँ, डू यू नो जीन मॉडिफिकेशंस के बारे में?
RNA यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनसाइड, एंड उसके लिए खुले आम बोल रहे हैं ये लोग कि इट वुड बी जस्ट लाइक कि आपकी लाइक बिल्डिंग योर कंप्यूटर सिस्टम और द सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम, बिकॉज जो आपके अंदर कोड जाएगा वही जो है आपके अंदर एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। भैया मेरे अंदर कोई जेनेटिक कोड डालोगे, वही कोड से मेरी बॉडी वायरस एंटीजन बनाएगी, मतलब वो इन अ वे वायरस बनाएगी आम लोगों के समझने के लिए, और फिर मेरी बॉडी एंटीबॉडी भी बनाएगी। और फिर उसके बाद भी वो ये कह रहे कि ऐसा नहीं है कि वो इफ़ेक्टिव होगी, उसका वो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगी, वो 3 से 4 महीने तक ही इफ़ेक्टिव रहेगी, फिर हम दोबारा जेनेटिक कोड चेंज करेंगे। तो मतलब कि आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो है जैसे अलग और दूसरे फ्लू शॉट्स लेते हैं, आपको ये वैक्सीन लेनी पड़ेगी। आई जस्ट वांट टू आस्क यू ना कि व्हाई आर यू पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन बुलशिट थिंग्स?